हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट जिसे सीपीए कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक हमें हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं सीपीए। ये क्या होता है, हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक शाखा है। पहले ये ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद जब एशिया, अफ्रीका और जो हमारा लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे नए नए राष्ट्रों का उदय होता है, जैसे हमारे भारत का भी उदय उसी समय होता है। मतलब उनको आज़ादी मिलती है। उनकी बात करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्ड विश्व या तीसरा विश्व भी कहते हैं या थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं। तब ये महसूस होता है कि केवल अमेरिका या फिर यूरोप के जो पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत है, इन नए राष्ट्रों की समस्याओं को हल करने में पर्याप्त नहीं है। जो हमारे अमेरिका और या फिर ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ये यूरोप के जो विकसित देश जिसे माना जाता था, वहाँ के जो प्रशासनिक सिद्धांत है, जो नए नए राष्ट्र उदय हो रहे हैं, नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं, वहाँ पे यदि इन सिद्धांतों को लागू किया जाए तो जरूरी नहीं है कि उनकी समस्याओं का हल हो सके। इससे ही क्या तुलनात्मक अध्ययनों का जन्म होता है कि हम क्या करेंगे, इसके दौरान अलग अलग राष्ट्रों के जो प्रशासनिक सिद्धांत है, इनकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं अच्छी है और कौन कौन सी विशेषताएं इनमें कमी है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक जो हमारे लोक प्रशासन है, इसकी अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है। सामान्य अर्थों में देखें तो विभिन्न देशों, संस्कृतियों या फिर क्षेत्रों की विभिन्न देशों, संस्कृतियों या क्षेत्रों की प्रशासनिक प्रणालियों का प्रशासनिक प्रणाली को तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि विभिन्न प्रकार के हमारे भौगोलिक और जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उनमें प्रशासन कैसा काम करता है। तो यह अवधारणा क्या हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन की है। दोबारा पढ़ ले आपके लिए, तो साधारण अर्थों में देखें तो विभिन्न देशों, संस्कृतियों या क्षेत्रों की प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में प्रशासन कैसे काम करता है। और विभिन्न विद्वानों के माध्यम से हम देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में। पहली परिभाषा आती है हमारी निम्रोद रेफिली के अनुसार। निम्रोद रेफिली के अनुसार देखें तो तुलनात्मक आधार पर, यदि आप विद्वानों के आधार पर परिभाषा लिखेंगे परीक्षाओं में, तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो निम्रोद रेफिली के अनुसार देखें तो तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन करना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। क्या? तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। हमारे टी.एन. चतुर्वेदी साहब की बात करें, जो हमारे भारतीय थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत, मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत सार्वजनिक और जो हमारी प्रशासनिक संस्थाएं होती है, क्या जो हमारी सार्वजनिक और प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो टी.एन. चतुर्वेदी साहब ने क्या बताया कि हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत जो हमारी सार्वजनिक और प्रशासनिक दोनों संस्थाओं की बात करें, सार्वजनिक और प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर गाय पीटर्स के अनुसार देखें तो गाय पीटर्स ने क्या कहा, यह मतलब हमारा जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तो यह प्रशासन की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण को समझने में हमारी सहायता करता है। तो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या करता है, गाय पीटर्स के अनुसार, तो ये हमारे प्रशासन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण को समझने में हमारी मदद करता है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन की कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में देखें तो पहली विशेषता आती है कि ये लोक प्रशासन की जो संकीर्णता है, लोकलिज्म है, इससे निकाल के उसे सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करता है कि लोक प्रशासन किसी एक क्षेत्र पर सीमित नहीं रह सकता। वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब पूरी दुनिया पे लागू किया जा सकता है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाया जा सकता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये प्रशासन को बंद व्यवस्था की बजाय हमारे पारिस्थितिक ढांचे के रूप में देखता है कि जैसी परिस्थिति होगी वहाँ पे इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही कुछ सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। जो अपने पर्यावरण, मतलब समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था, इनसे प्रभावित होता है। तो हमने दो विशेषताएं देखी। तीसरी विशेषता देखते हैं कि यह अंतर्विषय, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाता है। जो हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या करता है, अंतर्विषय दृष्टिकोण को अपनाता है। अब हम देखें जो ये तो हमने तीन विशेषताएं देख ली।
परीक्षा में आए तो आपको उनके बारे में बताना प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत। अब हम देखेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, मतलब इसका नेचर कैसा है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। कौन कौन से बिंदु है, सबसे पहले देखेंगे FW रिक्स के अनुसार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि FW रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख रूप से 3 प्रवृत्तियां होती है, और 3 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है आप बताएंगे। तो रिक्स ने क्या किया, रिक्स ने 1962 में जो CPA मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी प्रकृति में 3 बड़े बदलाव को रेखांकित किया था। कब, 1962 में। किसने, FW रिक्स ने। अब हम एक एक करके तीनों जो बदलाव है, बड़े बदलाव, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला बदलाव उन्होंने बताया कि आदर्शात्मक से अनुभवमूलक, मतलब नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल, मतलब उन्होंने बताया कि प्रशासन कैसा होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि प्रशासन कैसा होना चाहिए, मतलब मूल्य और आदर्श की बात कर रहे हैं। किसके, मूल्य और आदर्श की बात कर रहे हैं। तो इसकी बजाय अब इस बात पे जोर दिया जाता है कि प्रशासन वास्तव में कैसा काम कर रहा है, मतलब तथ्य और वास्तविकता पे जोर दिया जा रहा है। तो आप पहला बदलाव तो आप देख लिए होंगे कि पहले एक सवाल उठाया था उन्होंने, क्या कि प्रशासन कैसा होना चाहिए। अब इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्या प्रशासन कैसा होना चाहिए, मतलब आदर्शात्मक की बात कर रहे हैं। क्या आदर्शात्मक की बात हमेशा की जाती थी। वैसे पहले मैक्स जो वेबर थे, वे भी इसी बात कर कि यही बात करते थे कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए, आदर्शात्मक होनी चाहिए। लेकिन हमेशा आदर्शात्मक की बात नहीं की जा सकती, बल्कि हमारे जो रिक्स साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि प्रशासन वास्तव में कैसा काम कर रहा है, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब तथ्य जो वास्तविकता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब आदर्शात्मक से कहाँ, अनुभवात्मक, अनुभव मूलक की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पहला बदलाव। दूसरा बदलाव आता है हमारे विशिष्टता से सामान्य परखता, मतलब कि इडियोग्राफिक टू नोमोथिटिक, मतलब किसी एक संस्था या देश के जो वर्णन, मतलब किसी भी संस्था हो या फिर देश, उसका वर्णन करते हैं, मतलब इसको इडियोग्राफिक करते हैं। तो वहाँ तक सीमित रहने की बजाय तुलनात्मक अध्ययन करके ऐसे सिद्धांतों को खोजना जो सभी जगह लागू हो सके, मतलब नोमोथिटिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिद्धांत केवल एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए लागू हो सके, बल्कि हमें ऐसे सिद्धांतों को बनाना चाहिए, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक साथ लागू किया जा सके और वो बेहतर भी होने चाहिए, मतलब नोमोथिटिक होने चाहिए। तो हमें ऐसे सिद्धांत खोजने चाहिए जो सभी जगह लागू हो सके, न कि किसी एक संस्था या देश के लिए ठीक हो। फिर गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की बात करें तो नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, तो प्रशासन का अध्ययन शून्य में न करके, क्या प्रशासन का अध्ययन शून्य में न करके उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में करना। तो हमारे जो FW रिक्स साहब थे, इन्होंने 1962 में जो CPA था, तो CPA के अंदर की प्रकृति में 3 बड़े बदलावों को रेखांकित किया था। पहला बदलाव था हमारे आदर्शात्मक से अनुभवमूलक, दूसरा विशिष्टता से सामान्य परखता, और तीसरा गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय। परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखेंगे हमारी कुछ अन्य प्रकृतियां, ये हम देख रहे हैं जो हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन है, इसकी प्रकृति। अब दूसरी आती है हमारे अन्य प्रकृतियों के बारे में देखें तो नवीन विषय ये, मतलब पहले लंबे समय से चलता नहीं आया था, आजकल में ही इसे शुरू किया गया है। तो मुख्य रूप से 1952 के जो प्रिंसटन सम्मेलन है उसके बाद ही विकसित हुआ था। जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, ये आप सोचेंगे कि इसमें लगभग 75 साल तो होने को है, लेकिन हम फिर भी हम कह रहे हैं अभी अभी, क्यों, क्योंकि 75 साल पुराना नहीं है हमारा लोक प्रशासन तो काफ़ी पुराना है। तो उसके मुकाबले देखें तो जो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन मतलब 70-75 साल से ही चल रहा है। और ये कब से चल रहा है, 1952 का जो प्रिंसटन सम्मेलन था उसके बाद से विकसित हुआ है। फिर सर्वमान्य प्रतिमान की बात करें, जो पैराडिग्म का अभाव की बात करें, सर्वमान्य प्रतिमान का अभाव की, तो प्राकृतिक विज्ञान की तरह जितने हमारे प्राकृतिक विज्ञान है उनकी तरह इसमें अभी तक ऐसे सर्वमान्य मॉडल नहीं बन पाए जो हर परिस्थिति में लागू हो सके। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन तो किया जाता है, हर देशों, सभी देशों के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसे सिद्धांतों को अभी तक विकास नहीं किया जा चुका है जिनका प्रयोग हम सभी देशों में बराबर रूप से कर सकें। तो सर्वमान्य प्रतिमान अभी तक नहीं आया, मतलब उसका अभाव है। फिर सिद्धांत निर्माण पे जोर की बात करें, थ्योरी बिल्डिंग की बात करें, तो इसमें सामान्य सिद्धांत जैसे हमारे रिक्स का प्रिज्मी मॉडल है, और मध्यवर्ती सिद्धांत है जैसे हमारे वेबर की नौकरशाही है। तो इस तरह के मॉडल है उनको बनाने पे जोर दिया जाता है, मतलब सिद्धांत निर्माण पे इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, सामान्य सिद्धांत जैसे हमारे रिक्स का प्रिज्मी मॉडल है, और मध्यवर्ती सिद्धांत जैसे हमारे वेबर का नौकरशाही मॉडल है। तो ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाने पर जोर दिया जाता है।
फिर विकास प्रशासन से जुड़ाव की बात करें, इसके विकास प्रशासन से जुड़ाव की बात करें तो इसका मुख्य फोकस क्या है, विकासशील देशों के प्रशासन को समझने और उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान खोजने में रहा है। तो हमने ये क्या देखा, अन्य प्रकृतियों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे CAG का वर्चस्व। CAG की बात करें, CAG का पूरा नाम हमारे ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये हमारे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। CAG का पूरा नाम क्या होता है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, मतलब तुलनात्मक प्रशासन समूह। बात करें इसके वर्चस्व की तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है, हमारा CAG ग्रुप दे रहा है। आप इसे याद रखेंगे, CPA मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान किसके द्वारा दिया जा रहा है, हमारे CAG ग्रुप मतलब कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, इसके द्वारा दिया जा रहा है। अब बात करें इसकी तो CAG की, तो इसकी स्थापना 1963 में फ्रेड W रिक्स मतलब FW रिक्स की अध्यक्षता में हुई थी और इसे अमेरिका के फोर्ड जो फाउंडेशन है, जो गाड़ियाँ भी बनाते हैं, जो कारें बनाते हैं, फोर्ड की गाड़ियाँ आपने सुनी होगी, तो फोर्ड फाउंडेशन से भारी वित्तीय सहायता मिली थी। अब हम देखेंगे जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है इसका स्कोप या क्षेत्र कहाँ तक है। क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र या स्कोप की बात करें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का दायरा या क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसे अध्ययन के स्तरों और सीमाओं के आधार पर बांटा जा सकता है। अब बात करें अध्ययन के स्तर पर इसको बांट के, अध्ययन के स्तर पर मतलब लेवल ऑफ स्टडी के आधार पर इसको बांट के देखें तो हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन एक वृहद स्तरीय मतलब मैक्रो लेवल पे हो सकता है, मध्यवर्ती और सूक्ष्म स्तरीय मतलब तीनों लेवल पे हो सकता है, तीनों स्तर हो सकते हैं अध्ययन के स्तर पे। वृहद स्तर की बात करें तो 2 या 2 से अधिक देशों की संपूर्ण जो प्रशासनिक प्रणालियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बड़े बड़े देश जैसे भारत और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो ये क्या होता है, मैक्रो लेवल पे किया जाता है, वृहद स्तरीय अध्ययन किया जाता है। तो मध्यवर्ती स्तर की बात करें मिडिल लेवल की, तो किसी प्रशासनिक व्यवस्था के एक बड़े हिस्से की तुलना करना, मतलब 2 देशों की जो नौकरशाही है या फिर स्थानीय स्वशासन की तुलना करना, मतलब पूरे के पूरे देशों की हम तुलना नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम बड़े बड़े जो देश है, बड़े बड़े क्षेत्र है, उनकी किसी प्रशासनिक व्यवस्था के एक बड़े हिस्से की तुलना कर रहे हैं। फिर सूक्ष्म स्तर की बात करें माइक्रो लेवल की, तो किसी विशिष्ट संगठन या प्रक्रिया की गहन अध्ययन करना। क्या हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों की भी नहीं कर रहे, बड़े बड़े हमारे जो हिस्से हैं उनकी भी नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, देशों के अंदर जो संगठन होते हैं 2 संगठनों की तुलना करते हैं। जैसे भारत का RBI है, अमेरिका का RBI होगा या फिर उनका जो रिजर्व बैंक होगा उनकी, तो आपस में इस तरह से संगठनों की तुलना करते हैं। तो किसी विशेष संगठन या प्रक्रिया का गहन तुलना करना, जैसे भारत के रिजर्व बैंक और अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है इनकी कार्यप्रणाली, और या फिर 2 देशों की जो भर्ती प्रणाली है, इस प्रकार की चीज़ें होती है, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये हमने अध्ययन के स्तर पे इसको बांटा। क्या हम देख रहे हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया, अध्ययन के स्तरों के आधार पर इसको बांटा। अब हम देखेंगे अध्ययन के आयाम, डायमेंशंस ऑफ स्टडी, जो हमारे आयाम क्या है जो इसके अध्ययन के। पहला अंतर्राष्ट्रीय आयाम मतलब क्रॉस नेशनल की बात करें तो पहला आयाम आता हमारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर अंतर्देशीय की बात करें, ये हम देख रहे हैं किस आधार पे हम क्या है अध्ययन करते हैं, तो हम 2 देशों के बीच में अध्ययन कर सकते हैं, जैसे भारत और हमने उदाहरण लिया था ब्रिटेन के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। फिर अंतर्देशीय मतलब इंटरनेशनल की बात करें तो एक ही देश की 2 अलग अलग संस्थाओं जैसे रेलवे बोर्ड की या नीति आयोग, इनके बीच में तुलना कर सकते हैं। फिर अंतर सांस्कृतिक की बात करें, क्रॉस नेशनल कल्चरल की, तो अलग अलग सांस्कृतिक जो परिवेश है उनमें जो प्रशासनिक व्यवहार है उनका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, मिडिल इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो इसके जो सांस्कृतिक परिवेश है ये अलग अलग है, तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। फिर समसामयिक और कालक्रमानुसार की बात करें तो एक ही देश के प्रशासन की भूतकाल और वर्तमान से तुलना की जा सकती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था और आज का जो वर्तमान प्रशासन है, आधुनिक भारतीय प्रशासन, दोनों में तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। तो इस तरह समसामयिक और कालक्रमानुसार जो अध्ययन भी कर सकते हैं। तो हमने अध्ययन के आयामों को कुछ 4 भागों में बांट के देखा। पहला आयाम था हमारा अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा हमारा अंतर्देशीय, तीसरा अंतर सांस्कृतिक और चौथा हमारे समसामयिक और काल क्रमानुसार। अब हम देखेंगे जो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन है इसका महत्व और उपयोगिता की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें संकीर्णता के अंत, उपयोगिता देख रहे हैं क्यों जरूरी है हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन। इससे क्या होता है, संकीर्णता का अंत होता है। तो इसने क्या किया, लोक प्रशासन को केवल अमेरिकी
या फिर पश्चिमी दृष्टिकोण से बाहर निकाला कि लोक प्रशासन बेहतर कहाँ काम करता है, पश्चिमी देशों में या फिर अमेरिका में। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन ने इसको जो मिथक था, ये भ्रम था, इसको बाहर निकाला और इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। मतलब पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से लोक प्रशासन किस प्रकार किया जा सकता है, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से ये जाना जा सकता है। फिर सिद्धांतों के परीक्षण की बात करें तो पारंपरिक जो हमारे विचारक थे, जैसे टेलर थे, हेनरी फेयोल थे, तो इनके सिद्धांतों को विभिन्न संस्कृति में जांचने का अवसर मिला कि उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे क्या भारत या पूर्वी जो देश है उनके अंदर भी उनको लागू किया जा सकता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से इसको देखा गया कि सार्वभौमिक है या नहीं। तो इन सिद्धांतों का परीक्षण पूर्वी देशों या फिर जो छोटे देश है, विकासशील देश, अविकसित देश, इनके प्रशासन में इनकी जांच की जा सकी। फिर पारिस्थितिकीय समझ की बात करें तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी विकसित देश जैसे हमारे अमेरिका की सफल प्रशासनिक तकनीक को, मतलब जो अमेरिका एक सफल है, क्यों? क्योंकि वो एक विकसित राष्ट्र है। इसी वजह से उनकी जो सफल प्रशासनिक तकनीक है उसको किसी विकासशील देश जैसे हमारे नाइजीरिया है वहाँ पे हूबहू लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका पर्यावरण अलग है। भाई कई बार सोचते हैं जैसे अमेरिका विकसित है तो नाइजीरिया में भी वैसी प्रशासनिक व्यवस्था बना दी जाए तो नाइजीरिया भी क्या विकसित हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया में क्या है, जो वहाँ का पर्यावरण अलग है, इसी वजह से वो सेम टू सेम तो लागू नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब हमें तुलनात्मक लोक प्रशासन से पता चलता है। फिर नीति निर्माताओं के उपयोगी की बात करें, क्या नीति निर्माताओं के उपयोगी की बात करें तो एक दूसरे के देशों की प्रशासनिक सफलताओं और विफलताओं से सीखकर बेहतर नीतियां बनाई जा सकती है। अब हम देखेंगे जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है इसकी कमियां, सीमाएं और आधुनिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले इसकी कमियों की बात करें तो अत्यधिक सैद्धांतिक है। जो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन है क्या है? अत्यधिक सैद्धांतिक है। तो रिक्स और जो अन्य विचारक है उनके मॉडल इतने जटिल और शब्दाडंबर है, मतलब जार्गोन्स है, इतने भारी भारी शब्द इसमें काम में लिए गए हैं जिससे भरे हुए हैं, जिससे उन्हें समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक है, मतलब उनको ज़मीन पर उतारा जाना आसान नहीं है। ये सबसे पहली कमी है। किनके विचार है? ये हमारे रिक्स है और जो दूसरे विचारक है उन्होंने जो मॉडल दिए हैं वो इतने जटिल दिए हैं, साथ ही साथ उनमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे हम कहते हैं शब्दाडंबर, मतलब कि किसी को भी विशेष बनाने के लिए उसके अंदर बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं जार्गोन्स। तो उससे क्या होता है, भारी भारी शब्द डाले जाते हैं तो सबको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी गंभीर बात कह रहा है। तो ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है किसके माध्यम से? रिक्स और जो दूसरे विचारक है उनके माध्यम से। तो ये पहली कमी है। फिर दूसरी कमी आती है हमारी व्यवहारिक जो उपयोगिता है इसका अभाव। तो ये विषय क्या है? सिद्धांत बनाने में तो लगा रहा। क्या है जो हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंदर क्या सिद्धांत बनाने की होड़ मच गई थी कि हमें क्या करना है? सिद्धांत बनाना है। लेकिन प्रशासकों की जो दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक समस्या है उसको सुलझाने में विफल रहा। मतलब इसने सिद्धांत तो काफ़ी सारे बना दिए लेकिन कोई भी सिद्धांत ये हल नहीं कर सका कि जो हमारे प्रशासकों की दिन प्रतिदिन रोजाना की जो व्यवहारिक समस्या है उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए। फिर पाश्चात्य पूर्वाग्रह, क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत हमारे अमेरिकी और विकसित देश जो हमारे यूरोपीय देश है उनसे हुई थी, तो पाश्चात्य पूर्वाग्रह इसके अंदर आ गया। तो विकसित देशों का अध्ययन भी अक्सर पश्चिमी मतलब अमेरिकी चश्मे को लगाकर ही किया जाता है, मतलब उनके परिप्रेक्ष्य में ये अध्ययन किया जाता है, जिससे कि विकासशील देशों के प्रशासन को हमेशा हीन या संक्रमणकालीन माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय या फिर पूर्वी देश जो हमारे चीन है या फिर और भी देश है इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो हमारे पश्चिमी देश या अमेरिका से कुछ मामलों में बहुत बेहतर हो, लेकिन क्या किया जाता है? हमेशा पाश्चात्य पूर्वाग्रह रखा जाता है कि विकसित तो किसे माना जाता है? यूरोपीय देशों को और अमेरिकी देशों को। फिर हम देखेंगे जो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन है इस विषय के पतन और ये दोबारा से कब से शुरू हुआ उसकी बात करें तो 1970 के दशक की शुरुआत में जो फोर्ड फाउंडेशन है उन्होंने इसकी फंडिंग देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया, इसमें रिसर्च करना बंद हो गया। तो व्यवहारिक सफलता नहीं मिलने के कारण क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का पतन या डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन ने भी पैसा देना बंद कर दिया था। बात करें हालांकि जो 1990 का दशक आया था जिसके बाद हमारे ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और नवीन जो लोक प्रबंधन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के उदय हुआ था। कब? 1990 के दशक में। भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म्स इसी दौरान किए गए थे। तो इसी दौरान क्या हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और नवीन लोक प्रबंधन का उदय हुआ था। साथ ही साथ क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन का भी इसी के साथ रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान हो जाता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें आई तो हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन भी जो डेड होता जा रहा था, पतन की ओर जा रहा था, वो भी वापस रिवाइव मतलब उसका भी पुनरुत्थान हो जाता है।
अब ये केवल विकासशील बनाम विकसित देशों तक सीमित नहीं है। मतलब पहले कंपेयर किया जाता था 1970 से पहले, जब फोर्ड फाउंडेशन पैसा देता था, तब विकसित देश और विकासशील देश, विकसित देश और अविकसित देश, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। अब हमारे विकासशील और दूसरा विकासशील देश, विकसित और दूसरा अविकसित देशों का भी अध्ययन किया जा सकता है। बल्कि क्या है, हमारे ई गवर्नेंस, पर्यावरण अध्ययन, सुशासन के जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन है, इन पे भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो अब समय बदल गया है। अब हम देखेंगे कुछ देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। परीक्षा में कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे हम ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, तो इस प्रकार बड़े बड़े देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन की, क्या ब्रिटिश जो प्रशासनिक व्यवस्था है किस प्रकार से काम करती है। तो जिस देश को हम सामान्यतः इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, उसका आधिकारिक नाम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। आप इसे याद रखेंगे, क्या नाम है उसका आधिकारिक नाम, उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य, आप इसे याद रखेंगे कि हम जिसे इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, उसका आधिकारिक नाम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य, मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। आयरलैंड नहीं, आयरलैंड है, आप इसे याद रखेंगे। जहाँ से आप ये सोचेंगे कि यहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे, नहीं, ये आयरलैंड नहीं है, ये है उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड देश अलग है और उत्तरी आयरलैंड अलग है, आप इसे याद रखेंगे। इसमें हमारे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। जो हमारे ब्रिटिश या ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे क्या 4 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। एक तो हमारे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ब्रिटेन को क्या संसदीय लोकतंत्र का जनक माना जाता है। शुरुआत की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र का जनक, सबसे पहले हमारे संसदीय लोकतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हमारे ब्रिटेन में की गई थी। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की या विश्व की सबसे पुरानी और सुदृढ़ जो प्रणाली है उनमें से एक है। आप इसे भी याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी और जो सुदृढ़ है, मतलब लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है, उनमें से एक हमारी क्या है, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम देखेंगे जो संवैधानिक और आधारभूत विशेषताओं की बात करें, जो हमारी ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी, तो सबसे पहले देखें उसके संवैधानिक और आधारभूत विशेषताओं में पहला आता है अलिखित संविधान। जो हमारे ब्रिटेन की बात करें तो उनको किस उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है, अलिखित संविधान और परंपराओं के आधार पर। तो ब्रिटेन का संविधान क्या पूर्णतः लिखित नहीं है, पूरा जैसे भारत का संविधान में सभी बातें पहले से लिख दी गई है, तो ब्रिटेन का संविधान पूर्णतः लिखित नहीं है। ये हमारे ऐतिहासिक संधियों, संसदीय कानूनों, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर आधारित है। आप इसे याद रखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान क्या पूर्णतः लिखित नहीं है। यह क्या हमारे ऐतिहासिक संधियों, संसदीय कानूनों, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर आधारित है। यही लचीलापन प्रशासन को क्या करता है, समयानुकूल ढलने में मदद करता है। जो ये लचीलापन है, यही क्या करता है, प्रशासन को समय के अनुसार ढलने में मदद करता है कि नया नियम आएगा, संविधान में उसको प्रवेश या समावेश कर लिया जाएगा। फिर संसदीय सर्वोच्चता की बात कर ले, मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करें, तो ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी कानून या नियम को बदल सकती है। आप इसे याद रखेंगे। हम ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली होती है वहाँ की कि वह किसी भी कानून या नियम को बदल सकती है। डीलोम के अनुसार देखें तो ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। ये एक उपहास जैसी बात की थी, लेकिन वो सच है कि वहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है कि इसके अनुसार डीलोम ने क्या कहा कि वह केवल एक ही काम नहीं कर सकते कि स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ काम कर सकती है। फिर नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो शासन का अध्यक्ष, मतलब जो राजा या रानी होता है, शासन का अध्यक्ष तो कौन होता है, राजा या रानी होता है। जो नाम मात्र की सत्ता होती है, राजा या रानी क्या होती है, नाम मात्र की सत्ता होती है, लेकिन अध्यक्ष होता है। जबकि वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। तो बात करें नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका की, तो शासन का अध्यक्ष तो राजा रानी होता है, लेकिन वो क्या होता है, नाम मात्र की सत्ता होती है। जबकि वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। फिर बात करें हमारे एकात्मक शासन, तो भारत या अमेरिका जहाँ पे हमारी संघीय व्यवस्था है उसके विपरीत देखें, उल्टा देखें, तो ब्रिटेन में एक ही केंद्रीय सरकार होती है। ब्रिटेन में क्या, एक केंद्रीय सरकार होती है। स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ संविधान से नहीं बल्कि केंद्र सरकार मतलब संसद से प्राप्त होती है। जबकि भारत में क्या है, संविधान क्या है उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि हमारे ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में कौन देता है, संसद से उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती है। वहाँ पर क्या, एक ही केंद्रीय सरकार होती है। दूसरी विशेषता देखिए प्रशासन की प्रकृति और विकास की। ब्रिटेन के प्रशासन की प्रकृति और विकास की बात करें विकास का परिणाम की, तो ब्रिटिश प्रशासन का निर्माण किसी एक दिन
संविधान सभा में नहीं हुआ था। जैसे भारत के अंदर एक दिन ऐसा आया था जब संविधान बना दिया गया और संविधान पूर्ण होकर सब उसको अधिनियमित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन ब्रिटेन में कोई ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटिश प्रशासन का निर्माण किसी भी एक दिन संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि यह सदियों के विकास का परिणाम है। इसमें नियम जुड़ते गए, खराब नियम हटते गए। मध्यकाल में जो विभाग राजा को घरेलू समिति थी जैसे थे, मतलब मध्यकाल में जो विभाग राजा की घरेलू समिति जैसे थे वो आज आधुनिक मंत्रालय बन गए हैं, जैसे ट्रेजरी विभाग, राजकोष विभाग। तो ये ऐसा नहीं कि जैसे हमारे तो यहाँ पे आज रक्षा विभाग, इस तरह से विभाग आज बने हैं, वहाँ पे लंबे समय से ये सब चलता है। मतलब पहले विभाग थे और आज वही क्या है, चेंज होते जाते, मतलब विकास होते होते वही अब मंत्रालय बन गए। फिर एक जीवंत संगठन की बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह व्यवस्था समय की मांग के अनुसार बदलती रहती है। जब हमारे जीवंत संगठन की बात करें तो जैसे समय होता है वैसा ही उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो हेल्डेन समिति ने क्या किया, शासन को प्रमुख 10 भागों में बांटने का सुझाव दिया था कि शासन 10 भागों में बंटाना चाहिए, जैसे हमारे वित्त, सुरक्षा, न्याय। तो इस तरह के 10 भागों में बंटाना चाहिए, किसके अनुसार, हेल्डेन के अनुसार। बाद में प्रधानमंत्री एटली और अन्य सरकारों ने भी क्या प्रशासनिक सुधार किए थे। तो मतलब जो भी हमारे प्रधानमंत्री आता है या फिर कोई बड़ा प्रशासक आता है वो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है और वो परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होना ही क्या सिद्ध करता है कि ये एक जीवंत संगठन है, क्योंकि मुर्दा में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। मुर्दा तो डेड होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह है केवल देखा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जीवंत संगठन उसे कहते हैं जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तो हमारे जो लगातार प्रधानमंत्री आते गए और उन्होंने जो समय के अनुसार परिवर्तन देखा, उनमें संविधान के अंदर या संगठन के अंदर उनमें परिवर्तन करते गए, इसीलिए उसे जीवंत संगठन कहा गया। फिर विधिक और जवाबदेही ढांचे की बात करें तो विधि का शासन चलता है हमारे कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। तो प्रोफेसर A.V. डाइसी के अनुसार देखें तो उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन सा, विधि का शासन। वहीं से आया, किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर A.V. डाइसी के द्वारा। विधि आपसे पूछा जाए विधि का शासन का वास्तविक मतलब क्या होता है तो आपको A.V. डाइसी के अनुसार ही बताना पड़ेगा। A.V. डाइसी साहब कहते हैं कि विधि के शासन में सबसे पहला पॉइंट आता है कानून की सर्वोपरिता। मतलब कानून सबसे ऊंचा है, मनमानी शक्तियां नहीं है। ठीक है, मतलब किसी के पास भी, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो, उसके पास क्या मनमानी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर कौन होना चाहिए, कानून। तो कानून ही सर्वोच्च है। पहला पॉइंट आता हमारे किसका, विधि के शासन का, रूल ऑफ लॉ का। दूसरा पॉइंट आता है कानून के सामने सब बराबर है, कानून के समक्ष समानता। तो साधारण नागरिक हो या बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, क्या कानून के सामने सब के सब बराबर होंगे। एक ही कानून और एक ही न्यायालय उनके लिए बनाए जाएंगे। फ्रांस की तरह प्रशासकों के लिए अलग से प्रशासनिक कानून नहीं बनाए गए। यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस में क्या प्रशासकों के लिए अलग जो हमारे प्रशासनिक कानून थे और सामान्य जनता के लिए अलग अलग थे। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या कानून के सामने सबको समान रखा गया था। फिर न्यायिक निर्णय की बात करें तो संवैधानिक सिद्धांत न्यायालयों के निर्णयों की उपज है। जितने भी हमारे संवैधानिक सिद्धांत थे ये सब न्यायालयों ने ही पैदा किए थे। तो हमारे रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट या 3 सिद्धांत दिए गए थे। तो कौन कौन से, कानून की सर्वोपरिता, दूसरा कानून के समक्ष समानता और तीसरा न्यायिक निर्णय। फिर बात करें ईमानदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता की तो ब्रिटिश प्रशासन अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। हम प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं जो हमारे ब्रिटेन की है। तो एक विशेषता आती है हमारी कौन सी, ईमानदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता। तो इसी के लिए ब्रिटेन को जाना जाता है। किसके लिए, ब्रिटिश प्रशासन किसके लिए जाना जाता है, सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। फिर बात करें ओम्बड्समैन की, संसदीय आयुक्त। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ओम्बड्समैन है जिसे हिंदी में कहते हैं संसदीय आयुक्त। तो 1967 में नागरिकों की जो शिकायतें होती, कौन सी, हमारे भ्रष्टाचार और लापरवाही से संबंधित कोई भी शिकायत होती है तो 1967 में नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए हमारे ओम्बड्समैन या संसदीय आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी। और हमारे यहाँ अभी लेटेस्ट में 2017 या 2018 में जाके पहली बार हमारे लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। जबकि इसकी सिफारिश हमारे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब 1966 में ही कर दी गई थी, लेकिन उसको बनते 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 50 साल से भी ऊपर लग गए थे। लेकिन वहाँ पे हमारे इंग्लैंड के अंदर 1967 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। फिर नागरिक अधिकार पत्र की बात करें, सिटीजन चार्टर की, तो 1991 में प्रधानमंत्री जॉन मेयर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, जॉन मेजर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। किसकी, नागरिक अधिकार पत्र की। अब बात करें नागरिक अधिकार पत्र क्या करता है। नागरिक अधिकार पत्र ये सुनिश्चित करता है
कि जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिले। ये तो आपने कभी न कभी देखा होगा, जैसे बैंक हम जाते हैं या किसी भी बड़े अफसर ऑफिस के अंदर जाते हैं या किसी भी तहसील ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो जाते ही हम बाहर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इस संगठन से जनता को कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी, और ये भी बताया जाता है सेवाओं का समय कि वो सेवा उन्हें जनता को कितने समय में मिलेगी। ये सारी सूचनाएं हमारे बाहर एक बोर्ड के माध्यम से लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं। कभी आप जाएंगे तो इसे देखें। और ये क्या कई भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती और चीनी, इन सब में उपलब्ध है। आज भी ये उपलब्ध है और बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है? इंग्लैंड से देखने को मिलती है। 1991 में पहली बार इसकी शुरुआत किसने की थी? जॉन मेजर ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आज तो पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया है। फिर लोक सेवाओं, क्या जो सिविल सर्विसेज है उनकी विशिष्ट विशेषता, जो इंग्लैंड की जो लोक सेवा है सिविल सर्विसेज, उनमें कुछ खास विशेषता उनकी बात करें। क्या विशेषता है? पहली विशेषता आती है अविशेषज्ञों बनाम विशेषज्ञों का समन्वय। मतलब उसमें दोनों के दोनों लोग शामिल किए गए हैं, मतलब विशेषज्ञ भी है तो अविशेषज्ञ भी है। तो मंत्री की बात करें, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये प्राय क्या होता है, नौसिखिए या फिर अविशेषज्ञ होते हैं। भारत में भी ऐसा ही माना जाता है। जो मंत्री होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, नौसिखिए या अविशेषज्ञ होते हैं। जबकि हमारे लोक सेवक होते हैं, ये विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ जनता की इच्छा, मतलब मंत्री, और तकनीकी विशेषज्ञता दोनों के समन्वय से बननी चाहिए। और भारत में भी ऐसा ही होता है कि हमारे जो मंत्री होते हैं ये तो हमारे अविशेषज्ञ होते हैं, और जो हमारे प्रशासक होते हैं, सचिव होते हैं, ये विशेषज्ञ होते हैं। और नीतियाँ बनाने में दोनों का सहयोग लिया जाता है। और ये शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से। फिर सामान्यवादी प्रशासकों का वर्चस्व की बात करें, जर्नलिस्ट डोमिनेंस की बात करें, तो ब्रिटिश प्रशासन में तकनीकी विशेषज्ञ जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, इनकी तुलना में प्रशासक, सामान्य प्रशासक है, उनको उच्च पदों पर रखा जाता है। सर वॉरेन फिशर के अनुसार देखें तो स्थायी सचिव किसी एक विशेषज्ञ का विशेषज्ञ नहीं होता, बल्कि सामान्य प्रबंधक होता है। उसे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। वो किसी भी एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता है। जो ऊंचे पद पे सचिव या फिर मुख्य सचिव या शासन सचिव होते हैं, ये किसी भी एक विषय के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बल्कि क्या है, एक तरह का क्या है, प्रबंधक की जानकारी उनको होती है और सभी विभागों की थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ होती है। अगली विशेषता की बात करें, तटस्थता और प्रतिबद्धता की, न्यूट्रलिटी और कमिटमेंट की बात करें, तो लोक सेवक क्या है, राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ होते हैं। मतलब किसी भी पार्टी से जुड़ते नहीं है लोक सेवक। सरकार चाहे कंजर्वेटिव पार्टी की हो या लेबर पार्टी की, वो पूरी निष्ठा से दोनों पार्टियों की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का कार्य करते हैं। वे किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि क्राउन, मतलब जो राज्य है, और लोकतांत्रिक मूल्य, उनके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, पार्टियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। लेकिन भारत जैसे देश में कई बार हमारे जो लोक सेवक है ये हमारी पार्टियों से प्रतिबद्ध हो जाते हैं और उनकी नीतियों को लागू करने में कई बार तत्परता दिखाते हैं, और दूसरी यदि पार्टी आती है तो उसमें शिथिलता दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर अनामिता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी की बात करें, तो ब्रिटिश लोक सेवक क्या पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। काम तो खूब करते हैं, लेकिन जनता को उसके बारे में कम ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि सारा क्रेडिट कौन ले लेते हैं? मंत्री ले लेते हैं। वे संसद या जनता के सामने बयान नहीं देते, और किसी भी नीति की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी किसकी होती है? संबंधित मंत्री की होती है, न कि किसी अधिकारी की। तो एक तरह से देखें तो अनामिकता का सिद्धांत इनके लिए लागू होता है। कार्य खूब करते हैं, लेकिन न तो उनको क्रेडिट मिलता है, नहीं उनको किसी भी प्रकार का जो बयान देने का अधिकार मिलता है। तो इसे हम कहते हैं अनामिकता का सिद्धांत। बल्कि क्रेडिट कौन ले लेते हैं? हमारे मंत्री ले लेते हैं। फिर बात करें अगली विशेषता की। अगली विशेषता आती है हमारी समन्वय और संगठनात्मक कार्यप्रणाली। तो समन्वय और संगठनात्मक कार्यप्रणाली की बात करें तो राजकोष, मतलब ट्रेजरी का नियंत्रण। ट्रेजरी होती है जो हमारे वित्त मंत्रालय होता है, उसी तरह होता है हमारे ब्रिटेन में ट्रेजरी। तो ट्रेजरी केवल बजट ही नहीं बनाता, बल्कि क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों पर नियंत्रण बना करके रख करके पूरे प्रशासन में समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। कौन? ट्रेजरी। फिर आती है हमारी समिति व्यवस्था। भारत के अंदर भी समिति व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है। जो कमेटी सिस्टम है, ब्रिटिश प्रशासन में कमेटी सिस्टम का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। मतलब कैसी कमेटियाँ? बहुत सारी कमेटियाँ होती है, जैसे कैबिनेट कमेटी, विभागीय कमेटी। तो इस प्रकार बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया जाता है। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए कहा था, मतलब मजाक करते हुए कहा था क्या, कि इन समितियों ने हमें उसी तरह नियंत्रित कर लिया है जैसे ऑस्ट्रेलिया वासियों ने को खरगोशों ने नियंत्रित कर लिया था। तो समितियां हर बात में छोटी छोटी बात हो और कमेटी बना दो, ये बात हो इसकी भी कमेटी बना दो, वो बात हो उसकी भी कमेटी बना दो। यदि आप राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे तो एकीकरण में छोटे से कार्य के लिए 3-4 समितियां बन गई थी। तो हर बात में कमेटियां बनाना हमने इंग्लैंड से ही सीखा था।
तो ये कमेटी बनाना, इसके लिए तंज कसा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या तंज कसा था कि जो समितियाँ हैं, तो इन समितियों ने हमें क्या उसी तरह से कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वासियों को किसने कंट्रोल कर लिया था? खरगोशों ने। फिर बात करें स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो एकात्मक व्यवस्था लागू होने के बावजूद ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। बात करें वहाँ के प्रशासन की, तो काउंटी या फिर शहर की बात करें, ये प्रशासन की सबसे पुरानी और मूलभूत इकाई है। जैसे हमारे यॉर्कशायर होता है, शहर, शहर मतलब यॉर्कशायर, जैसे हमारी पंचायतें होती है, वहाँ पे क्या शहर होते हैं। तो ये प्रशासन की सबसे पुरानी और मूलभूत इकाई है। फिर उसके ऊपर होता है पैरिश, तो ये ग्रामीण स्तर की सबसे छोटी इकाई होती है। पैरिश की बात करें तो यह क्या पेरिस नहीं है, ये पैरिश है। तो यह क्या ग्रामीण स्तर की सबसे छोटी इकाई है, जो हमारी स्थानीय चर्च और प्रशासन से जुड़ी होती है। तो हम ये देख रहे हैं जो स्थानीय स्वशासन ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कहाँ पे? हमारे इंग्लैंड के अंदर। स्थानीय निकायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण है, इनके महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्तर पर यही बेहतर कार्य कर सकते हैं और इनको इंग्लैंड में काफ़ी मजबूत बनाया गया है। नाम आप याद रखेंगे कौन कौन से नाम है। एक तो काउंटी है, ये प्रशासन की सबसे पुरानी और मूलभूत इकाई होती है। कौन सी? काउंटी। काउंटी तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। और पैरिश क्या है? ग्रामीण स्तर की सबसे छोटी इकाई है, जो क्या करती है? हमारे चर्च और प्रशासन से जुड़ी होती है। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं और ब्रिटेन को आधुनिक मानते हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, उनकी बात करें तो फुलटन समिति क्या कहती है 1968 में। तो इस समिति ने ब्रिटिश लोक सेवा में सामान्यवादियों के वर्चस्व की कड़ी आलोचना की थी। जो फुलटन कमेटी थी, कब? 1968 की। तो उन्होंने क्या कहा कि इस समिति ने ब्रिटिश लोक सेवा में जो सामान्यवादी है उनके वर्चस्व की कड़ी आलोचना की थी और प्रशासन में विशेषज्ञों को उचित स्थान देने और सिविल वर्सेस कॉलेज की स्थापना करने, क्या सिविल सर्विस जो कॉलेज है उसकी स्थापना करने और प्रबंधन पर जोर देने की सिफारिश की थी कि एक अलग से सिविल सर्विसेज कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए और प्रबंधन पर जोर देने की सिफारिश की थी किसने? फुलटन कमेटी ने। तो ब्रिटिश सेवा में इस तरह से जैसे हमारा आईएएस की भर्ती होती है, उसके बजाय एक क्या सिविल सर्विसेज का एक कॉलेज ही बना देना चाहिए, जहाँ पर टॉप करे उसी को ले लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप्स एजेंसीज की बात करें 1988 की, तो मार्गरेट थैचर के समय इप्स रिपोर्ट आई थी। क्या? मार्गरेट थैचर थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, उनके समय क्या इप्स रिपोर्ट आई थी। उसी के आधार पर कार्यकारी एजेंसियाँ बनाई गई थी और इनका उद्देश्य क्या था? कार्यकारी एजेंसियों को बनाने का उद्देश्य नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से अलग करना। क्या नीति निर्माण करना अलग लोग करेंगे, नीतियों को लागू करने का काम अलग लोग करेंगे। तो हमारी ये एजेंसियाँ बनाई गई थी। कौन सी? नेक्स्ट स्टेप्स एजेंसियाँ, ताकि प्रशासन को कॉरपोरेट स्टाइल में अधिक उत्तरदायी और परिणाम उन्मुख बनाया जा सके। तो इस तरह हमने ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ समझा। निष्कर्ष के रूप में देखें तो HM स्काउट के शब्दों में देखें तो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों की सेवा विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो प्रशासनिक तंत्र है उनके द्वारा की जाती है, मतलब उनसे तुलना की जाती है। लोक सेवक वहाँ के कैसे? आज्ञाकारी है, सक्षम और ईमानदार है। युद्ध हो या शांति हो, ब्रिटिश जो प्रशासनिक प्रणाली ने अपनी रोजशीलता, समन्वय और जो विधि के शासन है इनके माध्यम से सदैव अपनी प्रभावशीलता और उत्कृष्ट जो कार्यकुशलता है उसको सिद्ध किया है। तो ब्रिटेन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली। अब देखेंगे हम क्या हमारे अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में। अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखें कि यदि ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र का जनक माना जाता है, जो हमने अभी देखा, तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उसका प्रारंभकर्ता माना जाता है। किसको? अमेरिका को। किसका प्रारंभकर्ता माना जाता है? अध्यक्षीय जो शासन व्यवस्था है उसका, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका प्रारंभकर्ता माना जाता है। अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? अपने लिखित संविधान, कठोर शक्ति पृथक्करण और मजबूत संघीय ढांचे की वजह से दुनिया की अन्य प्रणालियाँ इनसे बहुत ज़्यादा अलग है और कई चीज़ों की शुरुआत हमारे अमेरिका से ही मानी जाती है। अब उनकी विशेषताओं की बात करें तो संवैधानिक और राजनीतिक आधार, पहला पॉइंट आता है क्या? संवैधानिक और राजनीतिक आधार की बात करें, जो उनको अमेरिका की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अलग बनाता है। जैसे पहला आता हमारा आधार की कि शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन। बात करें इसकी तो अमेरिकी संविधान मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू का था उस पर आधारित है, जहाँ पे हमारी कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, विधायिका मतलब कांग्रेस, ये वो वाली कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये हमारी जो संसद होती है उसे ही कांग्रेस कहते हैं, जो विधायिका की तरह काम करती है। तो हमारे तो यहाँ संसद होती है, वहाँ पे विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका के अंदर। और न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ये पूर्णतः अलग अलग होते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। और इस सिद्धांत को लागू किसने किया? अमेरिका ने।
इसे हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं कि 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के तीनों अलग अलग होने चाहिए और तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करने का कार्य करने चाहिए। तो वहाँ पे कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। विधायिका मतलब कांग्रेस, और जो हमारी न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायालय होगी। राष्ट्रपति के मंत्री, जिन्हें सचिव कहा जाता है, संसद के सदस्य कभी भी नहीं होते हैं। क्या राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन खुद करता है और वो क्या संसद के सदस्य नहीं होते, और उन्हें क्या कहा जाता है? सचिव या सेक्रेटरी कहा जाता है। फिर लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करें तो संघीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर, जो संघीय स्तर है तो संघीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों के जो गवर्नर है सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब उपलब्ध कराना और लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, यह अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था है। फिर विधि के शासन और कानूनी आधार की बात करें, रूल ऑफ लॉ और लीगल बाइसेस की बात करें तो अमेरिका में प्रशासन कांग्रेस के द्वारा पारित जो कानून और संविधान के जो आदर्श है उनके द्वारा संचालित होता है। क्या अमेरिका में जो प्रशासन है वो किसके द्वारा संचालित होता है? वो हमारे कांग्रेस के द्वारा जो पारित कानून है और संविधान के जो आदर्श है उनके द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति भी क्या है? कार्यपालिका आदेश जारी कर सकता है, लेकिन वो भी क्या है? कानून के दायरे में ही होने चाहिए। राष्ट्रपति भी क्या है? हमारे कार्यपालिका आदेशों को तो जारी कर सकता है, लेकिन वो भी क्या? कानून के दायरे में ही होने चाहिए। फिर प्रशासनिक संरचना और जटिलता की बात करें तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग, जैसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग की बात करें IRC, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस की बात करें, जो हमारे अमेरिका में बने थे। अमेरिकी प्रशासन की एक अनूठी विशेषता होती है, और ये आयोग की बात करें तो ये आयोग ऐसे आयोग होते हैं जो हमारे संचार, व्यापार, इन सब को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे हमारा फेडरल ट्रेड कमीशन है, तो इस तरह हमने देखा प्रशासनिक संरचना जटिलता की, तो इसमें बहुत सारे आयोग बनाए जाते हैं और वो भी कैसे होते हैं? स्वतंत्र नियामकीय, मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं करता, खुद कंट्रोल करते हैं खुद को। जैसे हमारा फेडरल ट्रेड कमीशन है जो क्या करते हैं? व्यापार को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इसी तरह संचार को नियंत्रित करने के लिए भी कई कमीशन बने हुए हैं। ये सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं होते, इसलिए इन्हें अक्सर क्या सरकार की सिरविहीन चौथी शाखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के कंट्रोल में नहीं होते। हेडलेस फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, और ये अमेरिका की अच्छी विशेषता है। फिर जटिल और उलझा हुआ तंत्र की बात करें तो अमेरिकी प्रशासन बहुत ज़्यादा जटिल है। इसमें क्या अनेक स्वतंत्र ब्यूरो है, कार्यकारी अभिकरण है और लोक उपक्रम काम करते हैं। संघीय मतलब फेडरल और प्रांतीय स्तरों पर समानांतर विभाग होने के कारण कभी कभी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है कि सेंटर में भी ऐसे विभाग है और जो स्टेट है उनके पास ही विभाग है। ये तो आपको पता ही होगा, अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्य मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो कई एजेंसी हमारे सेंटर पे भी काम करती है, कई एजेंसी हमारी जो स्टेट है वहाँ पे भी काम करती है। तो जिस वजह से क्या है, दोनों में भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है, कौन सी एजेंसी क्या क्या कार्य करेगी। फिर स्वतंत्र राज्य प्रशासन की बात करें, जो फेडरलिज्म की बात करें तो अमेरिका में मजबूत संघवाद है। सभी के सभी 50 राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, विधानमंडल है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। क्योंकि भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, मतलब सेंटर या स्टेट की कोई न्यायपालिका नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट, तो इस तरह एक एकीकृत न्यायपालिका हमारे यहाँ स्टेट या सेंटर के अलग अलग नहीं होती। लेकिन अमेरिका में अलग अलग है, 50 राज्यों के अलग संविधान है, विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, सबकी अलग अलग है, 50 राज्यों की अलग अलग है। राष्ट्रीय संकट को छोड़कर संघीय सरकार राज्य के प्रशासन में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर सुस्थापित स्थानीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय जो ग्रामीण स्थानीय शासन है ये राज्य सूची का विषय है। क्या नगरीय और ग्रामीण क्या है? नगरीय और ग्रामीण स्थानीय शासन क्या है? राज्य सूची का विषय। जबकि हमारी ये राज्य सूची का विषय था, वहाँ से हटा के किसको दे दिया गया? ये हमारे जो स्थानीय स्वशासन है उनको दे दिया गया था। बड़े नगरों में नगर निगम और छोटे शहरों में सिटी मैनेजर का कॉन्सेप्ट प्रचलित है। अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े जो नगर है तो बड़े बड़े नगरों में तो नगर निगम है, और छोटे शहरों में क्या सिटी मैनेजर का कॉन्सेप्ट प्रचलित होता है। ये हमारी हॉलीवुड की जो मूवीज़ है ये कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। जहाँ चुनाव बोर्ड प्रशासन चलाने के लिए एक विशेषज्ञ मैनेजर नियुक्त किया जाता है। क्या चुनाव जो बोर्ड होता है वो चुनाव बोर्ड प्रशासन चलाने के लिए एक विशेषज्ञ मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। फिर बात करें अमेरिका की कार्मिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं। बात करें वहाँ की तो लूट प्रणाली बनाम योग्यता प्रणाली। लूट प्रणाली बनाम योग्यता प्रणाली हमारे अमेरिका से ही शुरू होती है, मतलब स्पॉइल सिस्टम वर्सेज मेरिट सिस्टम।
तो प्रारंभिक दौर में अमेरिका में क्या है, चुनाव जीतने वाला जो प्रधानमंत्री होता था ये क्या करता था, अपने पुराने अधिकारियों को हटा देता था और अपने समर्थकों को उनकी जगह लगा देता था। कितने ही बढ़िया पुराने अधिकारी हो उनको तो सिरे से हटा देता था कि चुनाव जीतते, और अपनी मर्जी के जो अपने पसंदीदा व्यक्ति थे उनको लगा देता था। इसे हम कहते थे लूट प्रणाली, कि लूट सके तो लूट। लेकिन 1883 में पेडल्टन जो आयोग था, एक्ट था, इसके बाद में योग्यता प्रणाली को इसमें लागू किया गया। योग्य व्यक्ति ही राष्ट्रपति की जो मंत्री है उसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये कब से शुरू हुआ था, 1883 के पेडल्टन जो एक्ट था उसके बाद। वर्तमान में ऑफिस ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट है, OPM, भर्ती और वर्गीकरण का कार्य देखता है कि जो राष्ट्रपति है उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से मंत्री या कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये देखने का कार्य कौन करता, OPM, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। यद्यपि हमारे शीर्ष नीतिगत पदों पर आज भी राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है, मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा के व्यक्ति ही लगाता है, लेकिन फिर भी ये लूट सिस्टम को चेंज किया गया 1883 से योग्यता प्रणाली में। फिर पद आधारित वर्गीकरण की बात करें, हमारे पोजीशन क्लासिफिकेशन की, भारत हो या ब्रिटेन हो, जहाँ हमारे रैंक आधारित वर्गीकरण होता है कि जिसकी रैंक ज़्यादा वो रैंक में उतना ही ऊपर। इसके विपरीत देखें तो अमेरिका में नौकरी का महत्व रैंक से नहीं होता बल्कि पद के कर्तव्य से होता है, किस पद का क्या क्या कर्तव्य इस आधार पे। इससे जनरल शेड्यूल मतलब GS1 से GS18 में बांटा जाता है। 1978 में उच्च पदों के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस SES की सेवा भी शुरू की गई थी। तो हमारे यहाँ के विपरीत वहाँ पे कुछ और ही चलता है, वहाँ पे कुछ और क्या चलता है, पद के कर्तव्य से पद का मूल्य आंका जाता है, जबकि हमारे क्या है, रैंक से पद का मूल्य आंका जाता है। तो विशेषज्ञों के वर्चस्व की बात करें तो ब्रिटेन में जहाँ पे हमारे सामान्यवादी प्रशासकों का दबदबा है, वहीं अमेरिका में क्या इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञ इनको प्रशासन में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि भारत में क्या है, जो सामान्यवादी जर्नलिस्ट प्रशासक है जैसे हमारा IAS है, सचिव है, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बल्कि अमेरिका में क्या होता है, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और जो तकनीकी विशेषज्ञ है उनको प्रशासन में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर हमारे कैरियर सेवा का अभाव और हड़ताल पर रोक की बात करें तो अमेरिका में बार बार नौकरी मतलब जिसे निजी से सरकारी और सरकारी से निजी क्षेत्र में बदलना आम बात है, मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी निजी में जा सकता है, निजी वाला सरकारी में आ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और जो कई देश है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकारी छोड़ने के बाद कोई प्राइवेट में चला जाए, प्राइवेट छोड़ के जो सरकारी में आता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा चलता रहता है। टाफ्ट हटले जो अधिनियम था 1947 का, उसके तहत लोक सेवकों का हड़ताल करना पूर्णतः वर्जित था, मतलब आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप नौकरी छोड़ सकते हो। ये था हमारा कौन सा, टाफ्ट हटले जो अधिनियम था 1947 का। ये हमारा भारत इधर आज़ाद हुआ, उधर से वहाँ पे भी ये एक्ट आ गया था। उन्होंने बताया कि आप हड़ताल नहीं करोगे संगठन के अंदर, यदि आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ो और अपनी मर्जी का काम कर लो, लेकिन यहाँ कोई हड़ताल का काम नहीं है। फिर प्रशासन के बाहरी प्रभाव की बात करें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बाहरी समूह या फिर लॉबी का प्रभाव, जिसे हम लॉबिंग कहते हैं, उसका प्रभाव की बात करें, दबाव समूह और जो हमारे लॉबिंग है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस में नीतियाँ बनाने में विशेष हित समूह जैसे हमारे अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस तरह के जो दबाव समूह है उसका भारी प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई नीतियाँ बनाई जाती है कांग्रेस के द्वारा या फिर अमेरिकी प्रशासन के द्वारा, जब नीतियाँ बनाई जाती है तो दबाव समूह का उस पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये समूह क्या करते हैं, अपने हितों के लिए लॉबिंग करते हैं, मतलब जो नीतियाँ बनाई जाती है तो अपने हिस्से की जो लाभ होते हैं उन नीतियों में डलवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे एक हमने हित समूह बताया अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक हित समूह है, ये दबाव डालता है कई बार। फिर राजनीतिक दलों के प्रभाव की बात करें तो मुख्य कार्यपालक जो हमारे राष्ट्रपति या फिर गवर्नर होते हैं, इनके बदलते गए उच्च स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी है जो उनकी इच्छा के थे वो तुरंत बदल दिए जाते हैं। शीर्ष आयोगों और एजेंसियों के प्रधान दलीय निष्ठा के आधार पर चुने जाते हैं कि दल के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है, उसी के आधार पर उनको चुना जाता है, जिससे क्या प्रशासन में राजनीतिक दलों का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। फिर निजी क्षेत्र के वर्चस्व की बात करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, ये सभी को पता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार जैसे क्षेत्र है उनमें निजी क्षेत्र का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी। सरकारी और निजी प्रशासन के बीच की जो रेखा है अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा धुंधली है कि सरकारी भी वैसा ही काम करता है और निजी क्षेत्र भी वैसा ही काम करता है। फिर आधुनिक प्रवृत्तियाँ और जवाबदेही की बात करें तो तकनीकी प्रभाव की सबसे पहला आता है इसके अंदर, मतलब
आधुनिक मतलब वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ों का प्रवेश कराया गया है हमारे अमेरिकी प्रशासन के अंदर। तो ई गवर्नेंस, ऑनलाइन अनुबंध, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है, कंप्यूटरीकरण, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके मामले में अमेरिकी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों को निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। और पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की बात करें तो नौकरशाही की शक्तियों पर अंकुश लगाने और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए 1966 में सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसे हमारे यहाँ तो आरटीआई एक्ट कहते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, FOIA, ये एक्ट लागू कर दिया था कब, 1966 में। भारत में यह 2005 में लागू हुआ था, जो नागरिकों को प्रशासन की कार्यप्रणाली को जानने का अधिकार देता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो नॉर्मन जे पॉवेल के अनुसार देखें तो आप नाम याद रखेंगे, नॉर्मन जे पॉवेल। तो नॉर्मन जे पॉवेल के अनुसार देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की लोक सेवाएं विशाल है, महंगी है और शक्तिशाली है। वहाँ की लोक सेवाएं कैसी है, तो विशाल है, महंगी है और क्या, शक्तिशाली है। अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था विधि के शासन, तकनीकी विशेषज्ञता और निजी क्षेत्र के सहयोग का एक अनूठा मिश्रण होती है। यद्यपि इनकी जटिलता और लूट प्रणाली के अवशेष, क्या इनकी जटिलता और लूट प्रणाली के अवशेष क्या करते हैं, दबाव समूह को प्रभाव इनके सम्मुख कुछ चुनौतियां पेश करते हैं, फिर भी क्या है, ये अपनी आधुनिकता और दक्षता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो इस तरह हमने जो अमेरिका था, अमेरिका की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा कर ली। अब हम करेंगे जो फ्रांस है, तो फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को विश्व की सबसे उत्कृष्ट, सुदृढ़ और सुशास्त्रीय प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसकी विशेषता यदि आपसे पूछा जाए तो आप इन शब्दों को शामिल करेंगे, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। कौन कौन से, उत्कृष्ट, सुदृढ़ और शास्त्रीय, तीनों प्रणालियाँ एक ही व्यवस्था के अंदर देखने को मिलेगी। और वो कौन सी, हमारी फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद से फ्रांस में भारी राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी। कई बार संविधान बने और गणराज्य बदले थे, कई बार संविधान बने और कई बार गणराज्य बदले गए थे, लेकिन इसका प्रशासन हमेशा एक चट्टान की तरह स्थिर रहा था। इसी संदर्भ में देखें तो अल्फ्रेड डायमंड साहब की सटीक टिप्पणी हमारे फ्रांस के लिए ठीक रहेगी, क्या, कि गणराज्य समाप्त हो जाता है किंतु प्रशासन वैसा का वैसा ही बना रहा था। कहाँ का, फ्रांस का। और ये किसने कहा था, हमारे अल्फ्रेड डायमंड ने, कि राजा आते जाते गए, प्रशासन वैसा का वैसा ही रहा, कि गणराज्य समाप्त हो जाता है, नया गणराज्य आ जाता है, लेकिन प्रशासन कभी नहीं बदलता। कहाँ का, फ्रांस का। इतना मजबूत, इतना स्थिर था हमारे फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांसीसी प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को देखें तो उनको निम्न प्रकार से देखते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले आता है प्रशासनिक ढांचा और उसकी प्रकृति। तो शास्त्रीय और सुदृढ़ प्रशासन हमारे का कहाँ का, फ्रांस का। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कह सकते हैं। तो फ्रांस का प्रशासन अत्यधिक औपचारिक, पदानुक्रमित, मतलब हेरार्कियल और विधिवत रूप से गठित है। फ्रांस का जो प्रशासन है कैसा है, अत्यधिक औपचारिक है, पदानुक्रमित है, मतलब हेरार्कियल है, और विधिवत रूप से गठित है। राजनीतिक उथल पुथल के दौर में भी क्या है, हमारे लोक सेवकों ने जन कल्याण और जो प्रशासनिक जो निरंतरता है इसको टूटने कभी नहीं दिया। तो आप इसे याद रखेंगे, जो हमारे राजनीतिक जो उथल पुथल का दौर चला था, मतलब राजनीति बार बार चेंज हो रही थी, राजा बदल रहा था, कभी नेपोलियन खत्म हो रहा था, कभी हमारी डायरेक्टरी शासन आ रही थी, लेकिन उस दौरान क्या है, हमारे जो प्रशासनिक जो लोक सेवक थे, तो लोक सेवकों ने जन कल्याण और प्रशासनिक निरंतरता है इसको कभी भी टूटने नहीं दिया। फिर बात करें हमारे राज्य की सर्वोच्चता की, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट की। तो रोमन सभ्यता के प्रभाव के कारण, क्या, रोमन सभ्यता के प्रभाव के कारण फ्रांस में राज्य को समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या, फ्रांस में राज्य को समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लोक प्रशासन राज्य का ही एक उपकरण है। क्या, लोक प्रशासन क्या था, राज्य का ही एक उपकरण होता है, जो हमारे स्वयं को राजनीतिक कार्यपालिका और संविधान के अधीन रख के कार्य करता है। फिर एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन की बात करें, एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन की बात करें तो अमेरिका या फिर भारत, क्या अमेरिका या भारत की तरफ फ्रांस में राज्य सरकारें नहीं होती। संपूर्ण देश में के लिए एक ही विधायिका होती है और एक ही सरकार होती है। आप इसे याद रखेंगे कि फ्रांस और भारत में क्या अंतर है। भारत के अंदर तो एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, एक मतलब सभी राज्यों की राज्य सरकारें होती है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में क्या है, पूरे के पूरे देश के लिए एक ही विधायिका और एक ही सरकार है। प्रशासनिक शक्तियाँ राजधानी जो पेरिस है वहाँ पे केंद्रित होती है। जैसे हमारे प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र हमारे दिल्ली है, वैसे वहाँ पे कहाँ हमारे राजधानी पेरिस।
तो वहाँ पे हमारे प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र कहाँ पे हमारे पेरिस में केंद्रित है। और यह केंद्रीकरण इतना ज़्यादा है कि एक लोकप्रिय कहावत कही जाती है पेरिस के लिए, क्या है, एक कहावत कही जाती है कि जब पेरिस को छींक आती है तो पूरे फ्रांस को निमोनिया हो जाता है। मतलब पेरिस में यदि दिक्कत है तो पूरे फ्रांस को दिक्कत हो जाएगी। तो जब पेरिस को छींक आती है तो पूरे फ्रांस को निमोनिया हो जाता है, ऐसी कहावत कही गई। यद्यपि हमारे 1982 के बाद से विकेंद्रीकरण के प्रयास किए गए थे, लेकिन फिर भी ये केंद्रीकृत कहाँ से रहती है, हमारे पेरिस से होती है। फिर कानूनी और न्यायिक विशेषता की बात करें, जो हमारे फ्रांस की सबसे अनूठी विशेषता है, कानूनी और न्यायिक विशेषता, दोहरी न्याय प्रणाली, क्या ड्यूअल लॉ सिस्टम है वहाँ पे फ्रांस में। तो फ्रांस की सबसे बड़ी विशेषता इसका दोहरा कानूनों का मॉडल है। एक तो हमारे ऑर्डिनरी कानून होते हैं, सामान्य कानून, तो नागरिकों के जो आपसी विवाद है उनको निपटाने के लिए सामान्य न्यायालय होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी कानून या ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, सामान्य कानून, उनको लागू करने का कार्य करते हैं। तो हमारे क्या सामान्य न्यायालय होते हैं, जो क्या होते हैं, नागरिकों के आपसी विवाद है उनको निपटाने के लिए बनाए जाते हैं। प्रशासनिक कानून की बात करें तो यदि विवाद क्या है, राज्य और नागरिकों के बीच में होता है, मतलब प्रशासन और नागरिकों के बीच है, तो उनके लिए अलग प्रशासनिक कानून और अलग प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूल लॉ सिस्टम। मतलब नागरिकों के बीच में है तो सामान्य न्यायालय, और राज्य और नागरिक मतलब प्रशासन और नागरिकों के बीच में तो प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। फिर काउंसिल डी इटाट, आप सोचेंगे ये कैसा नाम है, फ्रांस में इसी तरह के नाम होते हैं। तो काउंसिल डी इटाट की बात करें तो फ्रांस के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय होता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय कौन सा हमारा, काउंसिल डी इटाट। यह क्या करता है, यह न केवल नागरिकों को प्रशासनिक तानाशाही से बचाता है, बल्कि यह सरकार को कानून और नीतियाँ बनाने में कानूनी परामर्श भी देता है। काउंसिल डी इटाट क्या करता है, ये नागरिकों को प्रशासनिक तानाशाही से तो बचाता ही बचाता है, बल्कि ये क्या करता है, सरकार को कानून और नीतियाँ बनाने में भी कानूनी परामर्श भी देता है। इसका दबदबा फ्रांसीसी प्रशासन में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उत्कृष्ट लोक सेवा और कार्मिक प्रशासन की बात करें तो फ्रांस की नौकरशाही को दुनिया की सबसे बौद्धिक और संभ्रांत जो नौकरशाही है उनमें से एक माना जाता है। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बौद्धिक और संभ्रांत इलीट नौकरशाही की बात करें तो फ्रांस की मानी जाती है। ग्रांड कॉप्स की बात करें तो फ्रांस के शीर्ष जो लोक सेवक होते हैं उनको विभिन्न कॉप्स में या कैडर में बांटा जाता है। फ्रांस के जो शीर्ष टॉप लेवल के जो लोक सेवक होते हैं उनको क्या कैडर में बांटा जाता है, जैसे हमारे कोर्ट्स ऑफ अकाउंट या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कैडर बनाए जाते हैं, तो इस तरह कैडर में बांटा जाता है। ये कॉप्स क्या है, प्रशासन में अत्यधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। फिर बात करें वहाँ की जो प्रशिक्षण प्रणाली उसकी बात करें, कार्मिक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रणाली की बात करें, ENA और INSP इनकी बात करें तो इनके पूरे नाम क्या है, 1945 में स्थापित किया गया था। ENA तो हमारे ये पढ़ तो नहीं पाऊंगा मैं, इकोले नेशनल डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरह का कोई जो प्रशासन बनाया गया था, इकोले नेशनली डी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैसे हम सामान्य इंग्लिश में पढ़ के देखें तो इकोले नेशनल दी एडमिनिस्ट्रेशन नाम से होगा। तो ये क्या हमारे फ्रांस के शीर्ष प्रशासक जो हमारे राष्ट्रपति उनको तैयार करने वाली विश्व प्रसिद्ध संस्था है। तो शीर्ष प्रशासक होंगे उनको तैयार करने वाली ENA एक संस्था बनाई गई थी। अब इसको क्या अद्यतन मतलब अपडेट कर दिया गया है। तो 2022 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ENA को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे क्या INSP, अब इंस्टीट्यूट नेशनल डू सर्विस पब्लिक, तो ये हमारे फ्रांसीसी नाम है, तो आप इसको याद रखें INSP, शॉर्ट में भी आप नाम याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। INSP की स्थापना कर दी ENA के स्थान पे। ENA क्या करता था, पहले राष्ट्रपति जब बनते थे तो राष्ट्रपति को ट्रेनिंग देने का काम करता था। अब वर्तमान में तो भारत में राष्ट्रपति बनते हैं उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं होता। फ्रांस में तो क्या एक ट्रेनिंग देते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो पहले ENA के द्वारा किया जाता था और ENA की स्थापना हमारे 1945 में की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जो हमारे इमैनुअल मैक्रोन थे इन्होंने 2022 में इसको बदल दिया, किससे, INSP से, ताकि क्या प्रशासन को आम जनता के अधिक करीब और समावेशी बनाया जा सके। फिर राजनीतिक सहभागिता की छूट की बात करें तो भारत या ब्रिटेन के विपरीत देखें तो फ्रांस में लोक सेवकों को सक्रिय राजनीति में भाग लेने, चुनाव लड़ने और मंत्री बनने की छूट होती है। फ्रांस में क्या लोक सेवक भी सक्रिय राजनीति में भाग ले सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। चुनाव हारने या कार्यकाल पूरा होने के बाद वे वापस अपनी नौकरी में लौट सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, यदि उन्हें चुनाव लड़ना है भारत के अंदर तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, आप इसे भी याद रखेंगे।
फिर मिशनरी भावना की बात करें तो फ्रांसीसी लोक सेवक क्या अपने कार्य को केवल नौकरी नहीं बल्कि राज्य की सेवा का एक पवित्र मिशन मानते हैं। फ्रांसीसी लोक सेवक क्या करते हैं, अपने कार्य को कोई नौकरी नहीं मानते जैसे भारत में माना जाता है, बल्कि क्या है, राज्य की जो सेवा है उसको क्या मानते हैं, एक पवित्र मिशन है जिसे हमें पूरा करना है। फिर क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन की बात करें, फ्रांस के जो क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो एक सिस्टम है वहाँ का प्रिफेक्ट सिस्टम। प्रिफेक्ट सिस्टम की बात करें तो आधुनिक फ्रांस के प्रशासन का जनक जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, आधुनिक फ्रांस के जो प्रशासन है उसका जनक किसे माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। और उन्होंने क्या है, प्रिफेक्ट सिस्टम जो पद है उसको सृजित किया था। प्रिफेक्ट का जो पद है उनको सृजित किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रांस को प्रशासनिक रूप से रीजन्स, डिपार्टमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिलों के समान होते हैं हमारे डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे जिले होते हैं राज्य के अंदर, तो वैसे वहाँ पे क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और कम्यून्स इनमें बांटा जाता है। जैसे हमारे राज्य, जिले, संभाग और जिले इस तरह से बांटते हैं। वहाँ पे क्या है, फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे बड़े क्षेत्र में रीजन्स, फिर डिपार्टमेंट्स और फिर कम्यून्स में बांटा जाता है। डिपार्टमेंट्स का प्रमुख प्रिफेक्ट कहलाता है। जो डिपार्टमेंट हो गए, मतलब जैसे हमारे जिला कलेक्टर होते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट हो गए, तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो हमारे यहाँ तो डीएम कहलाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या प्रिफेक्ट कहलाएगा। ये भारत के जिला कलेक्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसके पास कलेक्टर से ज़्यादा हमारे राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस शक्तियाँ होती है। कलेक्टर के पास तो कम होती है, लेकिन प्रिफेक्ट के पास ज़्यादा होती है। कहाँ पे, हमारे फ्रांस के अंदर। ये हमारे केंद्र सरकार की आँख और कान की तरह कार्य करता है कि केंद्र सरकार जवाबदेही किससे तय करती है, प्रिफेक्ट से। फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो फ्रांस की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई जो कम्यून है, इसका निर्वाचन, जो निर्वाचित अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहते हैं। कई हमारे जो हॉलीवुड मूवीज़ है, यूरोपियन मूवीज़ है, इसमें आप फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर ये सब सुनते होंगे कि ये व्यक्ति तो क्या है, वहाँ का मेयर है, ये व्यक्ति तो कहाँ का मेयर है। तो मेयर मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है कम्यून, तो उसका जो अध्यक्ष होता है, निर्वाचित अध्यक्ष, उसे मेयर कहते हैं। जो हमारे नगर निगम के अंदर मेयर होते हैं उसी प्रकार के 1982 के जो विकेंद्रीकृत कानूनों के बाद से मेयर और जो स्थानीय परिषद है इनको काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता दी गई है। फिर बात करें आर्थिक और नियंत्रण प्रणालियों की। क्या आर्थिक और नियंत्रण प्रणालियों की बात करें फ्रांस के, तो प्रतीकात्मक आर्थिक नियोजन है वहाँ पे, मतलब इंडिकेटिव प्लानिंग। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फ्रांस को आर्थिक तबाही से उभरने के लिए, क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वैसे तो वो जीत गया था, लेकिन फिर भी क्या, उसको नुकसान तो हुआ ही था। तो उन नुकसानों से उभरने के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया गया था, जिसे मोनेट योजना वहाँ पर लागू की गई थी। जिससे क्या है, जो हमारे आर्थिक नियोजन के माध्यम से उन जो आर्थिक तबाही हुई थी, जो नुकसान हुए थे, उनको सही करने का प्रयास किया गया था। सोवियत संघ के कठोर नियोजन के विपरीत, सोवियत संघ ने क्या किया था, कठोर नियोजन अपनाए थे। उनके विपरीत फ्रांस की नियोजन लचीला और प्रतीकात्मक था। ये हमारे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को बलपूर्वक नियंत्रित करने की बजाय क्या है, दिशा निर्देश देने वाला था फ्रांस का। फिर कठोर आंतरिक नियंत्रण की बात करें फ्रांस के, तो राजनीतिक सरकारों के अस्थिर रहने के कारण, क्योंकि हमारे नेपोलियन आया, बाद की डायरेक्टरी व्यवस्था आई, तो इस प्रकार क्या है, जो राजनीतिक सरकारें थी ये बार बार क्या अस्थिर रही थी, जिसके कारण क्या फ्रांस में जो बाहरी नियंत्रण है वो अक्सर कमज़ोर रहता था। क्यों, क्योंकि जब फ्रांस राजनीतिक सरकारें अस्थिर रही थी, इसके कारण फ्रांस में बाहरी, मतलब जो बाहरी नियंत्रण था वो अक्सर कमज़ोर रहता था। इसलिए प्रशासन का आंतरिक नियंत्रण, जैसे हमारे वित्त मंत्रालय, बजट शाखा, नियंत्रण निकाय, इनका नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता था उस समय, जिससे क्या भ्रष्टाचार और लालफिताशाही पे लगाम लगती है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें, जो फ्रांस है, तो फ्रांस की हमने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखा, तो फ्रांस का लोक प्रशासन केंद्रीकरण, तकनीकी विशेषज्ञता, बौद्धिक श्रेष्ठता और जो हमारा मिशनरी भावना है, इसका एक अनूठा संगम है। यह क्या दुनिया का शायद एक ऐसा उदाहरण है, अकेला ऐसा उदाहरण है जहाँ पे हमें प्रशासन में राजनीतिक शून्यता या फिर संकट के समय देश को बिखरने से बचाया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वहाँ स्थिरता नहीं थी, तो इससे बचाया किसने, हमारे लोक प्रशासन ने। अपनी सुदृढ़ परफेक्ट जो व्यवस्था है, जिसे हम क्या देखते हैं, हमारे जिला कलेक्टर व्यवस्था भी कह सकते हैं, और अनूठे प्रशासनिक कानूनों के दम पे क्या फ्रांसीसी प्रशासन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ बना हुआ है। तो इस तरह हमने फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे चीन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो चीन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखें तो चीन की प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सबसे अनूठी प्रणालियों में से एक है, जिसे हमारे एकीकृत पार्टी राज्य पदानुक्रम के रूप में जाना जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड पार्टी स्टेट
हायरार्की के रूप में भी जाना जाता है। इसकी संरचना क्या है? बावेरियन नौकरशाही और लेनिनवादी राजनीतिक नियंत्रण, इनका एक जटिल मिश्रण है। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारी चीन की प्रशासनिक व्यवस्था है किसका मिश्रण है? बावेरियन नौकरशाही का और लेनिनवादी राजनीतिक नियंत्रण, इन दोनों चीज़ों का जटिल मिश्रण है। बात करें हमारे पार्टी और राज्य के एकीकरण की, तो चीन में प्रशासनिक तंत्र स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो CCP है उसके पूर्ण नियंत्रण में काम करता है। बात करें दोहरे नियंत्रण की, तो प्रत्येक सरकारी कार्यालय, मंत्रालय और सैन्य इकाई, या प्रत्येक सरकारी कार्यालय, मंत्रालय या फिर कोई सैन्य इकाई है, उनमें एक प्रशासनिक प्रमुख के साथ साथ एक पार्टी सचिव भी होता है। पार्टी का आदमी भी लगा होता है, साथ ही साथ प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। तो इस तरह इसमें क्या है, दोहरा नेतृत्व होता है। वास्तविक शक्ति अक्सर क्या पार्टी सचिव के पास भी ज़्यादा होती है। पार्टी की सर्वोच्चता की बात करें तो राज्य के सभी अंग, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होती है। आप इसे याद रखेंगे, पार्टी कौन सी है? CCP, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर लोकतांत्रिक केंद्रवाद की बात करें, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करें, तो चीनी प्रशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसके दो पहलू होते हैं। एक तो हमारे लोकतांत्रिक, मतलब निर्णय लेने से पहले पार्टी के विभिन्न स्तरों पर परामर्श किया जाता है, चर्चाएं की जाती है, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है। इस तरह से ये क्या है, हमारे लोकतांत्रिक केंद्रवाद की बात करें, जब एक बार शीर्ष नेतृत्व जो हमारा पॉलिट ब्यूरो एक बार निर्णय ले लिया, तो निचले सभी स्तरों को बिना किसी विरोध के उसे लागू करना अनिवार्य होता है, और इसमें असहमति की कोई गुंजाइश नहीं होती हमारे चीन के अंदर। बात करें प्रशासनिक विभाजन के पदानुक्रम की, तो चीन का विशाल भौगोलिक क्षेत्र 5 प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिससे क्या है, केंद्र का नियंत्रण गांव स्तर तक भी बना रहता है। जैसे हमारे सबसे नीचे क्या है, हमारे प्रांतीय स्तर, प्रोविंशियल की बात करें तो इसमें प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र, नगर पालिकाएं, जिसमें हमारे बीजिंग, शंघाई जैसे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। तो हमारे प्रोविंशियल एरिया है, तो हमारे 5 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला हमारा प्रोविंशियल एरिया जैसे हमारे बीजिंग, शंघाई है, इसमें हमारे नगर पालिकाएं, स्वायत्त क्षेत्र, प्रांत आते हैं। तो प्रीफेक्चर स्तर की बात करें तो प्रांतों के नीचे सबसे ऊपर प्रांतीय स्तर, फिर उसके नीचे प्रांतों के नीचे क्या प्रीफेक्चर स्तर आते हैं, तो प्रांतों के नीचे का प्रशासनिक विभाजन। फिर काउंटी स्तर की बात करें तो जिला स्तर के समान जो हमारे चीन में क्या होता है, काउंटी स्तर होता है। फिर आता है टाउनशिप स्तर। टाउनशिप स्तर की बात करें तो ग्रामीण और शहरी प्रशासन की मूलभूत इकाई होती है हमारी कौन सी, टाउनशिप स्तर। फिर गांव स्तर की बात करें तो सबसे निचला स्तर है जहाँ जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू किया जाता है। तो 5 स्तर हो गए हमारे चीनी प्रशासनिक व्यवस्था के पद विभाजन के। तो प्रशासनिक विभाजन का पदानुक्रम में 5 स्तर बताए गए। पहला हमारे प्रांतीय स्तर, फिर उसके नीचे प्रीफेक्चर स्तर, फिर उसके नीचे काउंटी स्तर, फिर हमारे कौन सा चौथा हमारे टाउनशिप स्तर, 5वां हमारे गांव स्तर। अब हम देखेंगे कैडर प्रबंधन और नोमेनक्लातुरा। क्या हमारे कैडर प्रबंधन, नोमेनक्लातुरा की बात करें, चीन में सिविल सेवकों को क्या कहा जाता है, कैडर कहा जाता है। जो सिविल सेवक होते हैं, हमारे IAS अफसर होते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, उनको कैडर या कैडर कहा जाता है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का नियंत्रण पार्टी के संगठन विभाग के पास होता है। जो पार्टी का संगठन विभाग है वही क्या करता है, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का नियंत्रण करता है। बात करें उनके प्रमोशन की, तो प्रमोशन का आधार या पदोन्नति का आधार क्या है, तो अधिकारियों की पदोन्नति को 2 मापदंडों पर आधार, मतलब अधिकारियों की पदोन्नति 2 मापदंडों पर निर्भर करती है। पहली तो उनकी योग्यता, मतलब विशेषकर उनके आर्थिक विकास में, तो GDP में वृद्धि की गई या फिर हमारी सामाजिक स्थिरता में कितना योगदान दिया गया, मतलब उनकी योग्यता तय करती है कि उनका प्रमोशन होगा या नहीं। दूसरा राजनीतिक निष्ठा, मतलब पार्टी की विचारधारा के प्रति उसकी कितनी अटूट प्रतिबद्धता है, तभी उसका प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर कानून के माध्यम से शासन की बात करें, रूल बाय लॉ की, तो पश्चिमी जो कानून के शासन है उसके विपरीत चीन क्या है, रूल बाय लॉ का पालन करता है। रूल ऑफ लॉ का नहीं बल्कि रूल बाय लॉ का पालन करता है। यहाँ कानून जनता और समाज को विनियमित करने का एक साधन है, लेकिन पार्टी स्वयं कानून से ऊपर होती है। पार्टी कानून से ऊपर है, लेकिन कानून के माध्यम से क्या है, जनता और समाज उसको नियमित किया जाता है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, चीन की क्या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। यह क्या है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस और पार्टी की क्या कानूनी समितियों के प्रति जवाबदेह होती है, हमारी चीन की न्यायपालिका। फिर आर्थिक विकेंद्रीकरण बनाम राजनीतिक केंद्रीकरण की बात करें तो चीन ने क्या है, एक अनूठा मॉडल पेश किया, अपनाया है। चीन में क्या एक अनूठा मॉडल है कि वहाँ पे राजनीतिक सत्ता क्या पूर्णतः बीजिंग में केंद्रित है। राजनीतिक सत्ता तो क्या पूर्णतः बीजिंग में केंद्रित है, लेकिन आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति क्या है, स्थानीय सरकारों को दी गई। आर्थिक निर्णय तो वो ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता पूरी पूरी क्या बीजिंग के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी।
स्थानीय अधिकारियों के बीच विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। क्या स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, किसको लेकर? विकास को लेकर। जो अधिकारी अपने क्षेत्र में अधिक निवेश और बुनियादी ढांचा विकसित करेगा उसे ऊंचा पद मिलेगा। आप इसे याद करेंगे, रखेंगे। फिर बात करें डिजिटल प्रशासन और निगरानी की। डिजिटल प्रशासन और निगरानी की बात करें चीन के, तो आधुनिक चीन ने प्रशासन में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। क्या आधुनिक चीन ने क्या किया? प्रशासन में तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया है। बात करें सोशल क्रेडिट सिस्टम की, तो यह क्या है? नागरिकों और व्यवसायों के व्यवहारों, वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के व्यवहार की बात करें तो ये नागरिकों और व्यवसायों के व्यवहार को ट्रैक करता है। कौन सा? सोशल क्रेडिट सिस्टम। इसी के आधार पर उन्हें पुरस्कार दिया जाता है या फिर दंड दिया जाता है। मतलब उन दंड के रूप में क्या? उनकी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। यह क्या? हमारे प्रशासनिक नियंत्रण का एक आधुनिक और तकनीकी उपकरण क्या? हमारा सोशल क्रेडिट सिस्टम। इसी के आधार पर उन्हें पुरस्कार भी दिया जा सकता है, तो उनको कोई भी दंड दिया जा सकता है। अब तुलनात्मक निष्कर्ष के रूप में देखें, जो हमने देखे, तो विशेषता इधर लिखेंगे और उसका प्रभाव इधर लिखेंगे। निम्न प्रकार की एक प्रक्रिया की बात करें, चीन की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। पुराने जो हमारे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की बात इसमें नहीं कर रहे, केवल चीन की बात करें। विशेषता कौन सी? निर्णय प्रक्रिया। तो चीन की निर्णय प्रक्रिया क्या? अत्यंत तीव्र है। मतलब अवरोधों के कारण, अवरोधों की कमी की वजह से क्या निर्णय बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। जवाबदेही की बात करें तो केवल ऊपर की ओर, मतलब शीर्ष नेतृत्व के प्रति ही जवाबदेही है। फिर लचीलेपन की बात करें तो स्थानीय स्तर पर आर्थिक प्रयोगों के लिए अधिक स्थान दिया गया है, मतलब वहाँ पे लचीलापन है। पारदर्शिता की बात करें तो पारदर्शिता बहुत कम है, मतलब गोपनीयता का बोलबाला है। चीज़ें कम ही नीचे पता चलती है, जनता पता कम भी कर पाती है। चीज़ें जैसे आरटीआई के माध्यम से भारत में पता कर लिया जाता है, वहाँ पर चीन में ऐसा नहीं होता। चीन का यह मॉडल क्या है? स्टेट कैपिटलिज्म और अधिनायकवादी जो प्रशासन है इसका एक सफल लेकिन विवादित उदाहरण है, जिसने क्या किया? अल्पकाल में ही तीव्र विकास को सुनिश्चित किया है, परंतु हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सीमित किया है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन को काफ़ी डिटेल से चर्चा की। साथ ही साथ हमारे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका भी एक अध्ययन किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।